मंटो की इस अफसाने का उन्वान है वो लड़की। 4:15 बज चुके थे, लेकिन धूप में वही तमाज़त थी जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। उसने बालकनी में आकर देखा तो उसे एक लड़की नज़र आई जो बज़ाहिर धूप से बचने के लिए एक सायादार दरख्त की छाँव में आलती पालती मारे बैठी थी। उसका रंग गहरा सांवला था, इतना सांवला कि वो दरख्त की छाँव का एक हिस्सा मालूम होता था। सुरेंद्र ने जब उसको देखा तो उसने महसूस किया कि वो उसकी कुर्बत चाहता है, हालांकि वो इस मौसम में किसी की कुर्बत की भी ख्वाहिश कर सकता था। मौसम बहुत वाहियात किस्म का था। गर्मी थी, 4:15 बज चुके थे, सूरज गुरूब होने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन मौसम नहायत जलील था। पसीना था कि छूटा जा रहा था, खुदा मालूम कहाँ से मसामों के ज़रिए इतना पानी निकल रहा था। सुरेंद्र ने कई मरतबा गौर किया था कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों में सिर्फ एक गिलास पिया था, मगर पसीना बिला मुबालगा 4 गिलास निकला होगा। आखिर ये कहाँ से आया? जब उसने उस लड़की को दरख्त की छाँव में आलती पालती मारे देखा तो उसने सोचा कि दुनिया में सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है न मौसम की। सुरेंद्र पसीने में लथपथ था, उसकी बुनियान उसके जिस्म के साथ बहुत बुरी तरह चिमटी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसके बदन पर किसी ने मोबिल ऑयल मल दिया है। लेकिन उसके बावजूद जब उसने दरख्त की छाँव में बैठी हुई लड़की को देखा तो उसके जिस्म में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, उसके मसामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान खाकस्तरी था, कोई भी वसूख से नहीं कह सकता था कि बादल हैं या महज गर्दो गुबार। बहरहाल इस गर्दो गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी और वो लड़की बड़े इत्मीनान से पीपल की छाँव में बैठी सस्ता रही थी। सुरेंद्र ने अब के गौर से उसकी तरफ देखा। उसका रंग गहरा सांवला था, मगर नक्श बहुत तीखे कि वो सुरेंद्र की आंखों में कई मरतबा चुभे। मजदूर पेशा लड़की मालूम होती थी, यह भी मुमकिन था कि बेकारन हो, लेकिन सुरेंद्र उसके मुतल्लिक कोई फ़ैसला नहीं कर सका। असल में वो ये फ़ैसला कर रहा था कि आया उस लड़की को इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में वो बिल्कुल अकेला था। उसकी बहन मरी में थी, माँ भी उसके साथ थी, बाप मर चुका था, एक भाई था उससे छोटा, वो बोर्डिंग में रहता था। सुरेंद्र की उम्र 27-28 साल के करीब थी। इससे कबल वो अपनी 2 उधेड़ उम्र की नौकरानियों से 2-3 मरतबा सिलसिला लड़ा चुका था। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मौसम की ख़राबी के बावजूद सुरेंद्र के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि वो पीपल की छाँव में बैठी हुई लड़की के पास जाए या उसे ऊपर ही से इशारा करे ताकि वो उसके पास आए और वह दोनों एक दूसरे के पसीने में गोता लगाएं और किसी नामालूम जजीरे में पहुंच जाएं। सुरेंद्र ने बालकनी के कटहरे के पास खड़े होकर ज़ोर से खंकारा, मगर लड़की मुतवज्जा न हुई। सुरेंद्र ने जब कई मरतबा ऐसा किया और कोई नतीजा बरामद न हुआ तो उसने आवाज़ दी, अरे भाई ज़रा इधर देखो। मगर लड़की ने फिर भी उसकी तरफ ना देखा, वो अपनी पिंडली खुजलाती रही। सुरेंद्र को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की की बजाय कोई कुत्ता होता तो वो यकीनन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता। अगर उसे उसकी ये आवाज़ नापसंद होती तो भौंकता, मगर उस लड़की ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी, मगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सुरेंद्र दिल ही दिल में बहुत खफीफ हो रहा था। उसने एक बार बुलंद आवाज़ में उस लड़की को पुकारा, ए लड़की। लड़की ने फिर भी उसकी तरफ ना देखा। झुंझुलाकर उसने अपना मलमल का कुर्ता पहना और नीचे उतरा। जब उस लड़की के पास पहुंचा तो वो उसी तरह नंगी पिंडली खुजला रही थी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा हो गया। लड़की ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और शलवार नीची करके अपनी पिंडली ढांप ली। सुरेंद्र ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बैठी हूँ। क्यों बैठी हो? लड़की उठ खड़ी हुई। लो, खड़ी हो गई हूँ। सुरेंद्र बौखला गया। इससे क्या होता है? सवाल तो यह है कि तुम इतनी देर से यहाँ बैठी क्या कर रही थी? लड़की का चेहरा और ज़्यादा संवला गया। तुम चाहते क्या हो? सुरेंद्र ने थोड़ी देर अपने दिल को टटोला। मैं क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं घर में अकेला हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की के गहरे सांवले होंठों पर अजीबोगरीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेहरबानी?
काहे की मेहरबानी, चलो। और वो दोनों चल दिए। जब ऊपर पहुंचे तो लड़की सोफे की बजाय फर्श पर बैठ गई और अपनी पिंडली खुजलाने लगी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे गौर से देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसमें वो तमाम कौसें और वो तमाम खतूत मौजूद थे जो एक जवान लड़की में मौजूद होते हैं। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन उसके बावजूद उसका मजबूत जिस्म उसके बाहर झांक रहा था। सुरेंद्र ने उससे कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? इधर सोफे पर बैठ जाओ। लड़की ने जवाब में सिर्फ इस कदर कहा, नहीं। सुरेंद्र उसके पास फर्श पर बैठ गया। तुम्हारी मर्जी, दो। अब ये बताओ कि तुम कौन हो और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी? मैं कौन हूँ और दरख्त के नीचे मैं क्यों बैठी थी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने यह कहकर अपनी शलवार का पाइंचा नीचे कर लिया और पिंडली खुजलाना बंद कर दी। सुरेंद्र उस वक्त उस लड़की की जवानी के मुतल्लिक सोच रहा था। वो उसका और उन दो उधेड़ उम्र की नौकरानियों का मुकाबला कर रहा था जिनसे उसका 2-3 मरतबा सिलसिला हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि वो लड़की के मुकाबले में ढीली ढाली थी, जैसे बरसों की इस्तेमाल की हुई साइकिलें, लेकिन उसका हर पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। सुरेंद्र ने उन उधेड़ उम्र की नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कशिश नहीं की थी। वो खुद उसको खींच कर अपनी कोठरियों में ले जाती थी, मगर सुरेंद्र अब महसूस करता था कि ये सिलसिला उसको खुद करना पड़ेगा। हालांकि उसकी तकनीक से वो कतई नावाकिफ़ था। बहरहाल उसने अपने एक बाजू को तैयार किया और उसे लड़की की कमर में हमायल कर दिया। लड़की ने एक ज़ोर का झटका दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सुरेंद्र एक बार फिर बौखला गया। मैं कुछ भी तो नहीं। लड़की के गहरे सांवले होंठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। आराम से बैठे रहो। सुरेंद्र आराम से बैठ गया, मगर उसके सीने में हलचल और ज़्यादा बढ़ गई। चुनांचे उसने हिम्मत से काम लेकर लड़की को पकड़कर अपने सीने के साथ भींच लिया। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर सुरेंद्र की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो फर्श पर चित गिर पड़ी। सुरेंद्र उसके ऊपर था। उसने धड़ाधड़ उसके गहरे सांवले होंठ चूमने शुरू कर दिए। लड़की बेबस थी। सुरेंद्र का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। बवजह मजबूरी वो उसके गीले बोसे बर्दाश्त करती रही। सुरेंद्र ने समझा कि वो राम हो गई है। चुनाचे उसने मज़ीद दराज दस्ती शुरू की। उसकी कमीज़ के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। उसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि उसने मुदाफ़त को अब फजूल समझा है। सुरेंद्र को अब यकीन हो गया कि मैदान उसी के हाथ रहेगा। चुनाचे उसने दराज दस्ती छोड़ दी और उससे कहा, चलो आओ, पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और उसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। साथ ही तपाई पर एक तश्तरी में चंद माल्टे और एक तेज़ छुरी पड़ी थी। लड़की ने एक माल्टा उठाया और सुरेंद्र से पूछा, मैं खा लूँ? हाँ हाँ, एक नहीं, सब खा लो। सुरेंद्र ने छुरी उठाई और माल्टा छीलने लगा, मगर लड़की ने उससे दोनों चीज़ें ले लीं। मैं खुद छीलूँगी। उसने बड़ी नफासत से माल्टा छीला, उसके छिलके उतारे, फांकों से सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली हटाई, फिर फांकें अलहदा की। एक फांक सुरेंद्र को दी, दूसरी अपने मुंह में डाली और मज़ा लेते हुए पूछा, तुम्हारे पास पिस्तौल है? सुरेंद्र ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सांवले होंठों पर फिर वही अजीबोगरीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने ऐसे ही पूछा था। तुम जानते हो ना कि आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं। सुरेंद्र ने दूसरा माल्टा तश्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं? बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपने पिस्तौल से 4 मुसलमान मार चुका हूँ, बड़े खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे ज़रा वो पिस्तौल तो दिखाना। सुरेंद्र उठा। दूसरे कमरे में जाकर उसने अपने मेज़ का दराज खोला और पिस्तौल लेकर बाहर आया। ये लो, लेकिन ठहरो। और उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच ठीक किया, क्योंकि उसमें गोलियां भरी थीं। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सुरेंद्र से कहा, मैं भी आज एक मुसलमान मारूंगी। ये कहकर उसने सेफ्टी कैच को एक तरफ किया और सुरेंद्र पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा
और जान कुनी की हालत में कराहने लगा, ये तुमने क्या किया? लड़की के गहरे सांवले होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो 4 मुसलमान जो तुमने मारे थे, उनमें मेरा बाप भी था।